कल आप लोगों को प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर में कुछ टॉपिक समझाया गया था और यह लेक्चर दूसरा है प्रकाश के प्रवर्तन में। सबसे पहले हम जो है इसमें फोकस के बारे में समझेंगे। यह आपका रिवीजन कराया जा रहा है, तो फोकस में जो है हम लोग सबसे पहले फोकस के बारे में जानेंगे। तो फोकस क्या होता है, देखिए किसी भी गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण की प्रधान अक्ष के समांतर ये गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया और गोलीय दर्पण के तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरणें, समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो फोकस या मुख्य फोकस किसे कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसमें समझना है हम लोग को कि प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। तो समझिए प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बना आकृति प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज। तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे गोलीय दर्पण हो गया या किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं एक, और वस्तु रखकर ये वक्रता केंद्र फोकस और ये ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के या किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाशीय किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बना आकृति प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे गोलीय दर्पण के सामने जो वस्तु रखा गया है, अगर इससे प्रकाशीय किरण जा रही है और परावर्तन के बाद देखिए परावर्तन हो गया, इधर से भी परावर्तित किरण आ रही है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिल रही है उस बिंदु पर बना आकृति क्या कहलाता है, तो प्रतिबिंब कहलाता है, यानी इमेज कहलाता है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु पर बना आकृति ही प्रतिबिंब कहलाता है। यदि वे परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। यदि वह मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे ये हो गया उत्तल दर्पण में ये हो गया उसका ध्रुव मध्य बिंदु, उसका इधर वक्रता केंद्र हो गया, बीच में फोकस हो गया, इसमें इसका मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के मान लीजिए वहां पर वस्तु है, तो वस्तु है, इससे प्रकाशीय किरण प्रधान अक्ष के समांतर जा रही है, तो यहाँ पर मान लीजिए परावर्तित हो गया। तो परावर्तित हो गया इसमें, तो परावर्तित होने के बाद और परावर्तित, तो यहाँ पर परावर्तित किरण जो है दोनों यहाँ पर काल्पनिक रूप से मिल रही है। ये भी परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों है। तो यहाँ पर जो है वह काल्पनिक रूप से मिल रही है। तो
यहाँ पर बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है? ये काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ये हो गया वस्तु और ये हो गया उसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है क्या कहलाता है? तो प्रतिबिंब का हम लोग परिभाषा समझे कि किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु पर बना आकृति ही प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इन दोनों में अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ये हो गया उसका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा बनता है, दिख रहा है आप लोगों को, इसको डॉट डॉट से दिखाया गया है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को देखने के लिए हम लोग किसी भी चम्मच में, एक चम्मच में जो है हम लोग अपने चेहरे को चमचमाते हुए एक नए चम्मच में यदि हम अपने चेहरे को देखते हैं तो उसकी अवतल वाले भाग में, यानी जो उसका दर्पण, जो चम्मच का भाग धंसा हुआ हो, उसमें चेहरा दिखने पर उल्टा दिखाई देगा। और यदि उस चम्मच के पीछे वाले भाग, जो उभरा हुआ भाग है उत्तल की तरफ, उत्तल दर्पण की तरफ जो उभरा वाला भाग है, उसमें अपना चेहरा देखा जाए तो वह सीधा दिखाई देगा। इसको हम लोग जो है देख भी सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दा पर प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह पर्दा पर प्राप्त नहीं हो सकता है। जितने भी टीवी पर फिल्म जो हम लोग पर्दे पर देखते हैं या प्रोजेक्टर पर जो पर्दा पर हम लोग फिल्म देख रहे हैं या कोई भी जो है सीरियल देख रहे हैं, तो उन सभी पर्दा पर प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब ही होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को ही केवल पर्दा पर उतारा जा सकता है। अब हम लोग को समझना है इसमें कि दर्पण से कैसे जो है, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, तो इसको समझ लिया जाए। तो गोलीय दर्पण जैसे हो गया, ये दर्पण से प्रतिबिंब की बनने के लिए कुछ इसके गुण होते हैं, समझिए इसको। ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र और बीच में हो गया इसका फोकस या मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण में गुण क्या होता है? इसमें 3-4 गुण है, समझ लीजिए। पहला गुण है इसका विशेषता, पहला गुण कि गोलीय दर्पण की जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है उसके समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण, गोलीय दर्पण की जो प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण है वह हमेशा फोकस से होकर ही गुजरती है। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण हमेशा फोकस से होकर ही गुजरती है। दूसरा गुण है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण, यदि वही किरण फोकस से होकर जाए, अब देखा जाए, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है कि गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण पर दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा गुण हो गया। ठीक उसका उल्टा है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण प्रधान दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा गुण देखिएगा इसमें, तीसरा गुण है इसमें कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये हो गया इसका तीसरा गुण कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और चौथा इसका विशेषता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण, ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण जितना कोण से आपतित होती है, जितना कोण से आपतित होती है उतना ही कोण से परावर्तित भी होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर भी होता है परावर्तन के नियम से। तो उसी प्रकार तो हम क्या जाने कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरण जितना कोण से आपतित होती है उतना ही कोण से दर्पण से परावर्तित होती है।
इन 4 गुणों का उपयोग करके हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने को सीखे। तो प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में किस प्रकार बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, चलिए इसको समझते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनने के लिए जो है कुछ ट्रिक्स हम आपको सिखाते हैं, जिसको समझ लेने के बाद आप जो है प्रतिबिंब आसानी ढंग से समझ सकते हैं। तो पहला जो है कि यदि यहाँ पर अनंत हो गया, अनंत यहाँ हो गया वक्रता के, यहाँ हो गया बीच में फोकस और ये हो गया ध्रुव। यदि वस्तु अनंत पर हो, इसमें अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनने के लिए 6 चित्र हैं, जिन चित्रों को समझना है और उसके लिए मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, जिस ट्रिक की मदद से आप उन 6 चित्रों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो यदि पहला वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हमेशा याद रखिए, किसी भी दर्पण किसी भी लेंस में, चाहे कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, उसमें वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हमेशा याद रखना है। यदि वस्तु इधर जाती है दाहिने तरफ तो प्रतिबिंब दर्पण में उल्टा यानी बाएं तरफ जाएगी। तो वस्तु अगर दाहिने तरफ जा रही है, दाहिने तरफ, तो ये प्रतिबिंब किधर आएगा, बाएं तरफ। तो चलो देखा जाए। अब वस्तु 1 नंबर के बाद कहां जाएगा, तो अब यहाँ पर अनंत पर था, अब 2 नंबर आएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। 2 नंबर वस्तु कहां गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। तो 2 नंबर प्रतिबिंब कहां जाएगा, इधर आएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अगर 3 नंबर वस्तु दिखा जाए, वक्रता केंद्र पर चला जाए, वस्तु कहां चला जाए, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब 3 नंबर कहां जाएगा, वक्रता केंद्र पर, क्योंकि ये दाहिने जा रहा है, ये बाएं जा रहा है। फिर 4 नंबर वस्तु कहां जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब और बाएं यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगा। यदि वस्तु को फोकस पर लाया जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। जो पहले ही पढ़े थे कि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर, और वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर। ये सभी वस्तुओं को सूचित किया जा रहा है, इसमें इस प्रतिबिंब को सूचित किया जा रहा है। अब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इसमें प्रतिबिंब तो अनंत से इधर बनेगा नहीं। तो इसको याद रखना है कि इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ये जितना भी वस्तु को दिखाया गया है, इनमें ये नंबर नीचे लिखने का मतलब है कि सब प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, ये सब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और इस नंबर को ऊपर लिखने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ये नंबर हम जो नीचे लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सभी प्रतिबिंब उल्टा होंगे, और इस नंबर को ऊपर लिखने का अर्थ है कि यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो हम लोग जो है बस इसमें इस ट्रिक के द्वारा, ये ट्रिक जो है सोच समझ कर जो है बहुत बनाया गया है, ताकि जो है बच्चों को अच्छी ढंग से पढ़ाया जा सके। तो इसमें जो है हम लोग क्या समझेंगे, अब इसमें तो सबसे पहले इसमें वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, उस प्रतिबिंब की प्रकृति सभी इसमें दिखाई दे रही है। ये जितने भी नंबर लिखे गए हैं सभी उल्टा है, यानी वास्तविक भी है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और यह प्रतिबिंब सीधा है, इसका मतलब कि काल्पनिक या आभासी होगा, क्योंकि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इस पर प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति सभी की गणना करेंगे। अब रहा प्रतिबिंब का आकार, साइज कैसे जानेंगे। तो प्रतिबिंब का आकार समझने के लिए हम लोग समझा जाए पहले, जैसे किसी पौधे को यदि बो दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग आम का पौधा बो देते हैं, उसका बीज बो देते हैं, तो उस बीज से जब कली निकलती है तो वो कली कैसे होता है, तो कली होता है बहुत छोटा। कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। अगर वह थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्या कहेंगे, उसको छोटा कहेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो जाने से वह
आम का पौधा पूरा विशाल रूप से वृक्ष नहीं बन चुका है। उसके बाद थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाए, जैसे हमारे साइज का हो जाए, तो हम लोग उसको कहेंगे बराबर हो गया। अब उसके बाद हमसे भी बड़ा हो जाए तो हम लोग कहेंगे बड़ा हो गया है। अब उससे भी बड़ा हो जाए तो कहेंगे बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। और बहुत बड़ा बनकर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, इसका मतलब वो बड़ा हो चुका है, बड़ा हो चुका है। और इस प्रकार जो है प्रतिबिंब का साइज भी याद कर सकते हैं। तो पहला तो हम लोग क्या समझे इसमें, इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझे कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। दूसरा पॉइंट, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। तीसरा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। चौथा पॉइंट, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा और बड़ा बनेगा। पांचवा पॉइंट, यदि वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा तथा बहुत बड़ा बनेगा। छठा पॉइंट, यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच या फोकस और दर्पण के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक आभासी और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इस प्रकार जो है हम लोग अवतल दर्पण में जो 6 प्रतिबिंब बनता है, उन 6 प्रतिबिंबों को हम इस ट्रिक के माध्यम से, इस कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग जो है अपने माइंड में रख सकते हैं। अब इसके बाद उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे सीखा जाए, तो उत्तल दर्पण में भी देख लीजिए। उत्तल दर्पण जैसे हो गया तो उत्तल दर्पण में भी यहाँ पर जैसे मध्य बिंदु पर ध्रुव हो गया, इसमें इसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, बीच में एक फोकस हो गया इसमें, तो इसमें भी इधर अनंत होगा। तो पहला वस्तु अगर अनंत पर हो तो वस्तु इसमें दाहिने जाएगा तो प्रतिबिंब बाएं जाएगा, उल्टा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है उल्टा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग प्रतिबिंब उल्टा जाएगा, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग समझे जानते हैं कि मतलब अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, किसी भी दर्पण लेंस में है, यदि वस्तु उसमें हम लोग समझे थे कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जिसमें वस्तु अनंत पर है और अनंत से ही स्टार्ट करेंगे पहले, यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में या अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब इधर यानी कि बाएं तरफ, यानी कि ध्रुव और फोकस या दर्पण और फोकस के बीच बनेगा। अब इसके बाद तो 2 इसमें प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें जो है नंबर ऊपर लिखने का अर्थ है कि वह सीधा और काल्पनिक है। नंबर ऊपर क्यों लिखा गया है, क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर लिखने का अर्थ है इसका कि वह काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट जाने कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा। एक नंबर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अनंत और दर्पण के बीच में यदि वस्तु हो, अनंत और दर्पण के बीच में वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस यानी कि फोकस और दर्पण के बीच बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। यही 2 पॉइंट है इसमें अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में प्रतिबिंब का बनावट, प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है, इसको हम समझते हैं। अब इसके उपयोग के बारे में जान लिया जाए कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या उपयोग है, इसका उपयोग क्या जानना है तो समझिए। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, पहला उपयोग जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका कारण इसमें छुपा हुआ है। तो देखिए समझिए, इसमें हम लोगों ने समझा कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा, सीधा और बड़ा बनेगा। हम लोग जाने तो जब भी हम लोग जो है दाढ़ी बनाएंगे तो दाढ़ी बनाते समय हम लोग को ऐसी दर्पण की आवश्यकता होगी जो
हमारे दाढ़ी को बड़ा दिखाए और हमारा चेहरा भी सीधा दिखाए। तो हमारे चेहरा को सीधा दिखाई दे और बड़ा भी दिखाई दे, यह भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन छोटा बनाता है। समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन उसमें सीधा बनने के साथ वह बराबर बनता है, बड़ा नहीं बनता है। इसमें सीधा और बराबर बनता है, सीधा और बराबर बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, सीधा और छोटा बनता है, उसमें दो ही प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा और इसमें छोटा बनेगा, इसमें सीधा और बराबर बनेगा। लेकिन हमको दाढ़ी बनाने के लिए ऐसे दर्पण की आवश्यकता होगी जो हमारे चेहरे को सीधा भी दिखाई दे और हमारे दाढ़ी को बड़ा भी दिखाई दे। तो इस दर्पण के अवतल दर्पण में अगर वस्तु को हम अपने चेहरे को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब हमारा दाढ़ी क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा और सीधा भी दिखाई देगा चेहरा, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है सूर्य से अवतल दर्पण का उपयोग जो है डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि जांच करने में किया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि जांच करने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें एक विशेषता होती है, तो समझिए इसको। अवतल दर्पण की विशेषता होती है कि अवतल दर्पण क्या करता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरणें नजदीक से होकर जाने वाली, सभी प्रकाशीय किरणें नजदीक से होकर, तो अवतल दर्पण के ये हो गया प्रधान अक्ष इसका, और तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर आकर मिलती है, फोकस पर आकर मिलती है। तो इस विशेषता के कारण इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि जांच करने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, जैसे यदि डॉक्टर द्वारा अपने मस्तिष्क पर एक अवतल दर्पण का जो है एक बेल्ट लगाकर, अवतल दर्पण का एक बेल्ट लगाकर जो है बांधा गया हो, तो किसी बल्ब से आने वाली प्रकाशीय किरण जब उस अवतल दर्पण पर पड़ती है, अवतल दर्पण पर उस प्रकाशीय किरण पड़ती है, तो अवतल दर्पण उन सभी प्रकाशीय किरणों को एक फोकस पर जो है अभिसृत करता है, यानी एक फोकस पर बिंदु पर मिलाता है, एक बिंदु पर मिलाता है, जिसके कारण अगर ये सभी किरणें उस रोगी के कान, नाक, गला इत्यादि में अभिसृत कराया जाए तब उस रोगी के नाक, कान, गला इत्यादि की जांच अच्छी तरह से की जा सकती है, इसलिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। फिर अवतल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों की हेडलाइट या टॉर्च में भी किया जाता है। तो इसमें इसका उपयोग क्यों किया जाता है वाहनों की हेडलाइट या टॉर्च में, तो वाहनों की हेडलाइट या टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है, तो देखिए समझिए, इसमें सबसे पहले उसमें जो है उसमें बल्ब जो है फोकस पर आता है। बल्ब कहाँ रहता है, फोकस पर। बल्ब फोकस पर आने का मतलब वस्तु फोकस पर है, तो वस्तु फोकस पर होगा तो उससे निकलने वाली प्रकाशीय किरण, यानी बल्ब से निकलने वाली प्रकाशीय किरण जब अवतल दर्पण से परावर्तित होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, यानी कि वह अनंत तक प्रकाशीय किरणें जाएंगी। तो वाहनों के हेडलाइट में और टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा उन प्रकाशीय किरणों को अनंत दूरी तक भेजा जा सकता है और इसीलिए इसका उपयोग उसमें किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर द्वारा तो हम लोग समझ ही नहीं है। अब जो है उत्तल दर्पण का उपयोग समझते हैं। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग तो हम लोग सोलर कुकर में भी करते हैं, क्योंकि सोलर कुकर में भी अगर सूर्य से आने वाली समांतर किरणें जब अवतल दर्पण से परावर्तित होंगी तो वह एक बिंदु पर विकसित होंगी और वहां पर ऊष्मा अत्यधिक उत्पन्न होगा, जिसके कारण वो उस फोकस पर यानी उस बिंदु पर रखा हुआ भोजन मतलब शीघ्रता से पक सकता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग समझने वाले हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वाहनों में साइड मिरर यानी पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। तो वाहनों में इसका उपयोग जो है पश्च दर्पण या साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, किसी भी पश्च दर्पण या साइड मिरर के रूप में किसी वाहन चालक को साइड मिरर के रूप में किसी भी वाहन चालक को कैसे दर्पण की आवश्यकता होगी, उसे वही दर्पण की आवश्यकता होगी
जो अधिक से अधिक प्रतिबिंब को उस दर्पण में दिखाए, उसका प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे, ये सभी गुण इस उत्तल दर्पण में मौजूद होते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का छोटा ही केवल प्रतिबिंब बनाता है, सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, और जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र यानी इसमें समाहित होने वाले प्रतिबिंबों का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब छोटा और सीधा होता है, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी वो अत्यधिक क्षेत्र को अपने अंदर समाहित करता है। इसलिए इसका उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर या पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के किनारे लगे बल्बों में भी किया जाता है। तो सड़क के किनारे वेपर या अन्य बल्बों में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बल्ब उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण के प्रधान से समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद अपसृत होती है। क्या होती है? अपसृत यानी फैल रही है। तो उत्तल दर्पण से प्रकाशीय किरणें प्रवर्तन के बाद क्या होती है? अपसृत होती है, फैलती है। इसलिए इसका उपयोग जो है वहाँ सड़क के किनारे लगे बल्बों में भी इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मॉल में भी जो है सुरक्षा के रूप में किया जाता है, क्योंकि उसमें वही विशेषता है कि उसमें छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनने के कारण उसमें उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा बनता है।